हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीवन फिजिक्स। तो देखो, हमने इरोडो के सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं इरोडो पूरी सॉल्व कराऊंगा। तो जो जो क्वेश्चन जेई एडवांस के लायक है इरोडो में, वो सारों के सॉल्यूशन आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तो मेहनत करो, बाकी सब कुछ मैं करवा दूंगा। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से, तीसरे चैप्टर के। देखो सवाल क्या है, सवाल के ऊपर जाते हैं पहले। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा बता देता हूं, बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ोगे। तो अगर दो मास को आर डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2/r²। और यहाँ पर जो G होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। ठीक है ना, ये आपको शायद वैसे पता होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ना। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, दो इलेक्ट्रॉन है जिनको आर डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताओ। तो देखो यार, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे K(Q1Q2/r²) से, यानी 1/4ε0 Q1Q2 क्या हो जाएगा E², बाई क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लो इनके बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? Gm1m2 यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा R² आ जाएगा बच्चों। अब दोनों को डिवाइड कर दो। देखो अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो इधर से क्या आया, Fe आया, अपॉन Fg आया। ठीक है ना, अपॉन देखो इधर से बचेगा E², R² से R² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना, 4πε0 इंटू Gme²। ठीक है ना, समझ गए ना बात को। तो अगर आप इसमें सारी चीज़ों की वैल्यू रख दोगे, आती है ना सब, तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दूं और k की वैल्यू कितनी है, 1/4ε0 यानी 9 इंटू 10⁻9। अपॉन में क्या रखना पड़ेगा मुझे, जी की वैल्यू अभी भी बताई थी मैंने, 6.67 इंटू 10⁻11। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू रख दो बच्चों, और जब इनको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻42। देखो आपको याद रखना है कि 10⁻42 टाइम्स ज़्यादा होता है, 4 तो मत याद रखना भले। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में 10⁻42। अगर यहीं पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालूं दो प्रोटॉन के बीच में, तो प्रोटॉन में मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, यानी सेम फॉर्मेट बन जाएगा मेरे पास E² अपॉन 4πε0। बस यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर इंटू G लगा देना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10⁻36। देखो वैल्यू कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करके दिखाना है। फाइनल आंसर आपको खुद को निकालना, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, है ना। अपने को टाइम लग जाएगा फालतू में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अगर दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। समझ गए बात को, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 10⁻42 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है ना, इसलिए स्ट्रॉन्ग आ गया इतना। समझ गए बात को पक्का? तो ये अच्छा सवाल है, आपको इसका रिजल्ट ध्यान में होना चाहिए, कई बार जेईई मेंस में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ये। समझ गए? चलो ओके बच्चों, सेकंड सवाल करते हैं। देखो सेकंड सवाल भी अच्छा सवाल है। सेकंड सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉपर स्फीयर ईच ऑफ द मास 1 ग्राम। अच्छा, दो कॉपर स्फीयर है और सेपरेट कितना है, 1 मीटर। दो कॉपर स्फीयर है भाई जिनका मास क्या है, 1 ग्राम है, और इनको 1 मीटर पर सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब पूछा है कि इनके बीच में फोर्स कितना होगा, और एक लाइन दे रखी है, इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन देम डिफर फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई बाई 1%। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ यार, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। देखो एटम जो होता है ना, ये है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो अपन ये बोलेंगे कि जितने भी प्रोटॉन है ना उन सबका सम कर दो और उनको
क्या करेंगे, प्रोटॉन का जो टोटल चार्ज है उसको ई से मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है इनटू ई कर दो, ये प्रोटॉन का टोटल चार्ज आ जाएगा, इसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता क्या होता है कि नंबर ऑफ उस एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनटू ई से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एक होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, देखो न्यूक्लियर चार्ज को तो आप चेंज नहीं कर सकते, प्रोटॉन तो आप दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, बट आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को चेंज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, दे सकते हो। तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है ना, वो उसका न्यूक्लियर चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, सही है ना। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक में या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दे दोगे, इलेक्ट्रॉन ले लोगे। अब ये कह रहा है ये जो क्यू है ना, वो उसके न्यूक्लियर चार्ज का 1% है, यानी 1/100 है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे निकालना पड़ेगा बच्चों, अगर मुझे न्यूक्लियर चार्ज पता चल जाए तो उसका 1/100 करूंगा तो क्यों आ जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं नंबर ऑफ मोल निकालता हूं। देखो नंबर ऑफ मोल निकालने हैं 1 ग्राम में, तो केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो कि भाई 1 ग्राम में कॉपर का मास कितना होता है, कॉपर एटम का होता है 63.5 होता है क्या। तो ये मुझे पता चल गया भाई 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मोल है। और अगर 1 मोल में एटम की बात करें तो 1 मोल में एटम कितने होते हैं, तो 6.023 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ कॉपर एटम कितने आ गए मेरे पास, नंबर ऑफ कॉपर एटम, ये टोटल नंबर ऑफ कॉपर एटम है बच्चों। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, और 1 मोल में हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो इतने में पता चल गया मुझे, ठीक है ना, समझ गए। अब अगर मुझे मतलब देखो ये है मेरे पास कॉपर एटम टोटल, और एक कॉपर एटम 29 नंबर पे होता है ना, तो 29 प्रोटॉन होते हैं। तो यहां पर मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख दूंगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 1/63.5 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू कितने नंबर पे है, 29 पे है। समझ गए बात को। अच्छा अब मैं टोटल चार्ज निकालना चाहूं तो टोटल चार्ज है ना, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गए, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 1/63.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 29, अब क्या करना है 1.6 इंटू 10⁻−19 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया बच्चों मेरे पास टोटल न्यूक्लियर चार्ज। समझ गए ना कैसे निकाला, पता चल गया ना आपको, एकदम सिंपल है। अब अगर मुझे न्यूक्लियर चार्ज पता है तो क्यू भी पता चल गया, 1/100 कर दो इसका। और क्यू पता चल गया तो फोर्स पता चल गया, फोर्स कितना होगा K Q1 Q2/r², r तुम्हारे पास 1 है, K की वैल्यू 9 इंटू 10�9 ले लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, समझ गए ना, पहले ही बता देता हूं, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि कैसे सवालों के कॉन्सेप्ट करने हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते। ओके स्टूडेंट, तो अपन थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है रोडो का ना। क्या कह रहा है सवाल कि 2 स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर है, ईच ऑफ मास m है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l। मतलब यानी कि ये सस्पेंडेड पॉइंट है और यहां से अपने ने 2 थ्रेड से ऐसे 2 मास लगा रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। और जिसका मास कितना है, ईच का मास कितना है, m है, ठीक है। और चार्ज कितना है, चार्ज दे रखा है, नहीं दे रखा, ठीक है, लेंथ दे रखी है, ओके, ठीक है। और क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर इज x, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है, x दे रखी है। अच्छा मान लेता हूं मैं, अगर ये लाइन ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखो अगली लाइन क्या कह रही है, x इज वेरी वेरी लेस देन अगर l, अगर x बहुत छोटा है बच्चों तो मैं कह देता हूं थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल हो जाएगा। अगर x बहुत छोटा है तो थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो देखते हैं कहीं टेन थीटा यूज होगा क्या। फाइंड द रेट dq/dt with which the charge leakage of each sphere if their approach velocity, यानी इस स्फीयर से जो चार्ज है ना q, वो लीक हो रहा है बच्चों। अगर चार्ज लीक हो रहा होगा तो अगर गौर से सोचो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो अगर चार्ज लीक होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो बात को। और इधर क्या लग रहा है बच्चों, mg लग रहा है। देखो इस सवाल में वैसे दे नहीं रखा है, बट अपने को मानना है कि ये जो स्फीयर है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेगा, इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम पे,
इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम बताऊं कैसे, मतलब कैसे समझो आप इसको। जैसे ये एंगल थीटा है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कम हुआ तो थीटा थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इस तरीके से ये धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं, इस तरीके एकदम धीरे धीरे। मतलब किसी इंस्टेंट पे मैं मान सकता हूं ये इक्विलिब्रियम पे है, किसी इंस्टेंट पे क्या मान सकता हूं, जैसे ही चार्ज लीक होगा थीटा थोड़ा सा कम हो जाएगा और अप्रोच कर जाएंगे, जैसे चार्ज कम होगा फिर अप्रोच कर जाएंगे। और ये जो अप्रोच वाली वेलोसिटी है ना, वो अपने को दे रखी है a/√x, और पूछा गया है तुमसे dq/dt पूछा है बच्चों, dq/dt पूछा है। तो देखो सबसे पहले स्ट्रिंग में अगर टेंशन मानना चाहो तो मान लो, वैसे जरूरत नहीं है। देखो अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो यहां से मैं डायरेक्ट टेन थीटा लिख सकता हूं बच्चों। टेन थीटा क्या लिख सकता हूं बताओ जल्दी जल्दी, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो टेन थीटा हो जाएगा Fe कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। अब Fe की वैल्यू क्या होगी भाई, k q1 q2/r², k q1 q2 यानी दोनों सेम है, q²/r² हो जाएगा। r कितना है दोनों के बीच में, x है, तो r की वैल्यू को क्या रख देता हूं मैं, x लिख देता हूं, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास mg, लिख दिया ना। अगर चाहो तो k की जगह 1/4πε0 भी लिख लो, अगर तुम्हें लगता है। बुक्स में कई बार क्या होता है, ऐसे आंसर दे रखा होता है 4πε0 x² × mg, ठीक है। ओके, एक काम अपने ने कर लिया। अब दूसरा काम क्या करते हैं कि अगर थीटा स्मॉल है तो देखो ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें टेन थीटा को मैं साइन थीटा के बराबर लिख सकता हूं ना। थीटा जब स्मॉल होता है, याद करो ये सिखाया है मैंने आप लोगों को। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, x/2 होगी। तो यहां से साइन थीटा आ गया x/2 × l। तो इस टेन थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, x/2l लिख दूंगा। देखो मैं कर क्या रहा हूं पता है, मैं q और x में रिलेशन बना रहा हूं, ताकि डिफरेंशिएट करूंगा आंसर आ जाएगा, सिंपल लॉजिक, ठीक है ना। ओके, तो देखो x/2l हो गया टेन थीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास q²/4πε0 x² mg। समझ गए बात को। अब क्या करने वाला हूं देखो, q एक तरफ ले लेता हूं, चलो q² एक तरफ ले लेता हूं, और बाकी एक तरफ ले लूं क्या, तो इधर मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा क्या। तो ये मेरे पास आएगा 2πε0 mg। देखो x भी अलग रख रहा हूं, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, l आएगा, कि यहाँ से देख लेना भाई कोई टर्म मिस ना कर दूं मैं, x² × ये हो जाएगा x³। देख लो सारी चीजें सही रखी है क्या, बैलेंस रखी है क्या मैंने। अगर मैं इधर से कट करता इसको तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 इधर बचेगा, 2πε0 mg, ठीक है, यही बचेगा ना। अब देखो करना क्या है, अब मुझे निकालना dq/dt, मुझे क्या निकालना है, dq/dt। ओके, तो dq/dt तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा 2q, और ये आ जाएगा dq/dt, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πε0, देखो ये सब कांस्टेंट है, mg/l। इधर अपने पास x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x², और इधर आएगा dx/dt, यही आएगा ना बच्चों, ठीक है, समझ गए। अब क्या करते हैं बताओ, इस साइड क्या करें, q की वैल्यू रख दो। देखो मेरे पास ये क्या है, ये q है, इसकी वैल्यू मुझे पता है। इस q की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, देखो इसी इक्वेशन से q की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो q की इक्वेशन की वैल्यू आएगी √2 = 2πε0 mg/l, और ये आ जाएगा x³/3/2, यही आएगा ना q की वैल्यू, ठीक है। अब एक इस q की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, और dx/dt मेरे पास v है बच्चों। देखो अगर गौर से देखोगे तो dx/dt मेरे पास यही है ना। ये कैसे अप्रोच कर रहे हैं ये मुझे दे रखा है dx/dt, तो ये मेरा dx/dt है, ये यहां पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। चलो करता हूं मैं पुट, ठीक है। अब देखो इधर मैं क्या करता हूं, यहां से सॉल्व कर देता हूं, 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा ये 2 कट रहा है क्या, काट दूंगा इस 2 को, चलो इस 2 को अपन कट कर देते हैं। देखो ना ये 2 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो 2 कट रहा है तो इसको काट देते हैं। q की वैल्यू रख देते हैं, q की वैल्यू है 2πε0 mg/l, ये हो जाएगा x³/3/2, ठीक है ना। ये q की वैल्यू रख दी, और इधर आएगा dq/dt, समझ गए बात को। और इधर क्या आएगा, πε0 mg/l इंटू, देखो ये है 3x², तो ये हो जाएगा 3x², और dx/dt कितना हो जाएगा, dx/dt है a√x। अब अगर आप गौर से सोचो, यहाँ x³/3/2 है ना, देखो इस साइड जो पावर है x की वो है 3/2, ठीक है, और इधर है √x।
अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए क्रॉस में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। गौर से देखो एक्स पे इंडिपेंडेंट आ जाएगा, ये डी क्यू बाई डी टी है वो एक्स पे इंडिपेंडेंट आ रहा नहीं आ रहा, तो यहां से बच्चों आप डी क्यू बाई डी टी सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है और चेक कर लेना इसमें मैंने कोई टर्म छोड़ तो नहीं दी है। समझ में आया ना आपको बात को? पक्का ना? एकदम आसान सवाल है। थोड़ा सा इसमें ये चीज सोचनी है कि ये जो स्फीयर है वो इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, है ना, इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम पे धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जैसे चार्ज कम हो रहा है वैसे वैसे अप्रोच कर रहे हैं। और एक चीज और समझ में आई ना, डी क्यू बाई डी टी इज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, है ना, वो एक्स के ऊपर इंडिपेंडेंट है। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 3.4 वाला सवाल करते हैं। देखो ये भी अच्छा सवाल है, वेक्टर का बहुत अच्छा यूज हुआ है इसमें। तो ये सवाल क्या कह रहा है, देखो 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है ना, और उनके रेडियस वेक्टर दे रखे हैं R1 और R2। बोल रहा है एक तीसरा नेगेटिव चार्ज कहाँ रखूं, उसका रेडियस वेक्टर R3 है, वो कितना हो कि उस पर फोर्स 0 लगे। तो देखो सबसे पहले तो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। मान लेते हैं भाई साहब हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q1, ठीक है ना। देखो वेक्टर का यूज होगा, बाकी सवाल आसान है। और इसका मान लो मुझे एक रेडियस वेक्टर दे रखा है R1। सिमिलरली यहाँ पर मैंने दूसरा चार्ज रख दिया Q2 और इसका रेडियस वेक्टर दे रखा मुझे R2 बच्चों, ठीक है। अब देखो तीसरा जो चार्ज है वो इसके अलोंग ही रखना पड़ेगा, और ऑब्वियसली बात है आपको समझ में आ गया होगा, बीच में ही रखना पड़ेगा। इधर रखूंगा तो ये दोनों उसको अट्रैक्ट करेंगे तो जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर भी जीरो नहीं हो सकता, यानी रखना तो उसको बीच में ही पड़ेगा। ठीक है भाई, मैंने मान लो 20 में कहीं पर Q3 को रख दिया, ठीक है, और इसका रेडियस वेक्टर क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया बच्चों मैंने R3, ठीक है। ये अपने को निकालना है, R3 भी निकालना और Q3 भी निकालना है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये नेगेटिव है तो Q1 जो है ना इसको अट्रैक्ट करेगा ना, तो इधर की तरफ एक वेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ, एक्स वेक्टर। अच्छा अगर गौर से देखें तो एक्स वेक्टर क्या आएगा, अगर मैं ट्राइंगल स्लो लगाऊं तो R3 वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर जो है वो R1 वेक्टर के बराबर आएगा, यानी एक्स वेक्टर आएगा R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। सिमिलरली एक वेक्टर मैं इस डायरेक्शन में भी डिफाइन कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ y वेक्टर, है ना, और वही ट्राइंगल स्लो से कितना आएगा R2 माइनस R3 वेक्टर आ जाएगा बच्चों। सही है, आ गया। अब क्या करना है कि हमें ये पता है कि Q3 पर नेट फोर्स कितना 0 है, यानी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ये जो इनका वेक्टर सम है वो कितना 0 है, कितना है 0 है। तो देखो बच्चों फोर्स की जो वेक्टर फॉर्म है वो लिखते हैं। अच्छा फोर्स की वेक्टर फॉर्म क्या है, K Q1 यहाँ Q3 अपॉन ये जो फोर्स है, बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 1 और 3 के बीच में x वेक्टर, और फोर्स भी देखो x वेक्टर के अलोंग ही लग रहा है, तो मैं यहाँ से x वेक्टर के मोड का क्यूब लिख सकता हूँ इनटू x वेक्टर, यही तो फोर्स की वेक्टर फॉर्म, प्लस इधर कितना आ जाएगा K Q2 और Q3 अपॉन, देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है y वेक्टर y, और जो फोर्स है वो भी y वेक्टर के अलोंग लग रहा है, तो इसको मैं y वेक्टर का मोड इनटू क्यूब। देखो फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखनी आनी चाहिए बस आपको, और कुछ नहीं करना इस सवाल में। अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड कंपेयर करूं, देखो K अगर मैं मैग्नीट्यूड बराबर करूं तो क्या आएगा K Q1 Q3 अपॉन x वेक्टर का जो मोड है उसका स्क्वायर, भाई नेट फोर्स तो तभी 0 होगा ना, तो मैग्नीट्यूड तो इनके बराबर होंगे, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, और क्या हो जाएगा K Q2 Q3। देखो मैं मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुन लेना, ये लो स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं K से कैंसिल कर दूं, Q3 से Q3 कैंसिल कर दूं, तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि जो x वेक्टर का जो मोड है और y वेक्टर का जो मोड है, इसका जो रेशो है वो आएगा मेरे अंदाज से रूट का Q1 बाई Q2। समझ गए? अब x वेक्टर आ गया ना मेरे पास। अच्छा x वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का जो मोड है अपॉन R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का जो मोड है वो आएगा मेरे पास रूट का Q1 बाई Q2। ये Q2 है, ध्यान रखना, ठीक है। देखते रहना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दूं बच्चों। अब क्या करूं, मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे चाहिए R3। तो एक काम करते हैं, एक बात बताओ, ये जो x केप है ना, x की जो डायरेक्शन है और y की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है ना, तो x केप जो है वो माइनस का y कैप है। अच्छा x कैप को क्या लिख सकता हूँ,
एक्स कैप को लिख सकता हूं मैं R1 माइनस, ध्यान से सुनना, R3 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू माइनस का R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही है ना, यही आएगा ना। अब क्या करने वाले हैं अपन, ध्यान से सुनो, देखो आगे। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां से देखो R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर अपॉन, देखो ये वाला जो वेक्टर है वो इधर ले आता हूं, R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मोड अपॉन R2 माइनस R3 वेक्टर का मोड। समझ गए ना। और ये मैं निकाल चुका हूं, देखो ये यहां पर मैं निकाल चुका हूं, तो इसको मैं किसके बराबर कर सकता हूं, माइनस का रूट Q1 बाई Q2। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां से R3 निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा बच्चों, एकदम सिंपल सवाल है। ठीक है, दूसरा इसका जो पार्ट है वो क्या पूछा है, दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये पूछ रहा है कि भाई साहब क्या वैल्यू हो Q3 की कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि भाई जो फोर्स 1 पे है 2 के कारण और जो फोर्स 1 पे है 3 के कारण वो 0 होना चाहिए। अगर मैं मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लूं तो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई, देखो यहां पर 1 2 है तो कौन सा वेक्टर बन जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर बन जाएगा, उसका जो मोड है उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगेन यहां पर कितना आ जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन, देखो इधर आएगा R3 माइनस, देखो ये वेक्टर फॉर्म आपको लिखनी आनी चाहिए, ये मैंने मैग्नीट्यूड कंपेयर किया नहीं किया। अगेन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर इक्वेट कर दूंगा बच्चों, कर दूंगा नहीं कर दूंगा, सेम जैसे मैंने R2 माइनस R1 वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं बच्चों यहां पर। ठीक है, उसको माइनस का रख देता हूं, R3 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R3 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ गए ना, ये यूनिट वेक्टर है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल है, तो मैंने इनको ऐसे रख दिया। अब करना क्या है, R2 माइनस R1 का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा, उसको पुट कर देना, R3 की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास यहाँ से Q3 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कर सकते हो ना सारे बच्चे। देखो R3 आपने निकाला हुआ है तो R3 यहाँ रख देना, समझ गए बात को, और R3 आप निकाल के यहाँ पर पुट कर सकते हो। देखो यहाँ आपने R3 निकाला है तो R3 निकालोगे और साथ में R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड ऊपर वाली इक्वेशन से निकल जाएगा। अब इसको पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा अपना। समझ गए ना, एकदम सिंपल है, ज्यादा कोई लॉजिक नहीं लगाने, थोड़ा सा आपको वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए बच्चों, ये अच्छा सवाल है। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। एक थिन वायर है बच्चों, ठीक है, सॉरी थिन वायर रिंग है जिसकी रेडियस R है, उसको एक इलेक्ट्रिक चार्ज has an electric charge Q. What will be the increment in the force of stretching the wire if a point charge Q naught is placed at the ring center? देखो सबसे पहले तो ये चीज सोचो कि अगर मैं इस रिंग को, जैसे मान लो एक रिंग है जिसको मैंने चार्ज Q दे दिया, ठीक है, और रेडियस इसकी मान लेते हैं R है। अब एक बात बताओ, ऑलरेडी इसमें टेंशन है क्योंकि इसका जो सारे चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो DQ सेगमेंट लूंगा वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑलरेडी इसमें क्या है, टेंशन है। लेकिन अगर मैं इसके Q नोट सेंटर पे रख दूं तो इसके हर एक सेगमेंट पे एक फोर्स बढ़ जाएगा, जिसको बैलेंस करने के लिए टेंशन को बढ़ना पड़ेगा। समझ गए ना बात को। तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि जब हमने ये चार्ज रखा तो हर एक सेगमेंट पे, जैसे ये वाला मैंने सेगमेंट लिया है, ठीक है, अब मैं देखूंगा इस सेगमेंट पे कितना फोर्स बढ़ा, उतना ही मैं टेंशन से इसको बैलेंस कर दूंगा। तो देखो इधर ध्यान से, इस सेगमेंट को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ बच्चों, थोड़ा सा जूम करके बड़ा बना लेता हूँ। ये छोटा सा सेगमेंट है पर अपन इसको थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। और इसका चार्ज कितना था, DQ था, और ये एक छोटा सा एंगल सेंटर पे बनाएगा, जैसे अपन पहले मैकेनिक्स में करते थे वैसे ही सवाल है, बस ये छोटा सा ही सेगमेंट है, ध्यान रखना। अब जैसे ही आपने यहाँ Q नोट रखा, इस सेगमेंट के ऊपर जो फोर्स बढ़ा वो कुछ इस तरीके से बढ़ा होगा, K Q नोट DQ
बाई इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी आर स्क्वायर, मान लेते हैं भाई डिस्टेंस आर ही होगी, ठीक है ना, समझ गए बात को। अच्छा ये वाला जो एंगल है ना, इसको मैं क्या मान लेता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला थीटा है, ताकि आसान पड़ जाएगा। अब देखो होगा क्या, जब ये वाले सेगमेंट पे, ध्यान से सुनना, ये वाला जो सेगमेंट है इस पे जब फोर्स बढ़ेगा तो यहां वाला जो सेगमेंट है जो पास वाला वो इसको इधर खींचेगा टी टेंशन से ज्यादा। ये इंक्रीज इन टेंशन है बच्चों, पहले तो ऑलरेडी था पर इस फोर्स की वजह से टी टेंशन बढ़ गया मान लो, तभी तो ये रिंग रह पाएगी ना, नहीं तो टूट जाएगी ना, समझ गए बात को। अब देखो इधर ध्यान से इसको बैलेंस कर देते हैं अपन, कैसे बैलेंस करेंगे, ये थीटा तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो ये कितना हुआ टी कोस थीटा और ये टी साइन थीटा, यानी कि दोनों एंड से जो टी साइन थीटा है उन्होंने इस के क्यू नोट डी क्यू बाई आर स्क्वायर को बैलेंस किया है, यानी 2t साइन थीटा ने बैलेंस किया है के क्यू नॉट आर स्क्वायर। अब देखो डी क्यू को कैसे लिखता हूं, पहले डी क्यू को लिख देते हैं, डी क्यू कितना होगा उस सेगमेंट का, इस सेगमेंट की जो विड्थ है वो मेरे अंदाज से हो जाएगी डी एक्स विच इज आर इंटू टू थीटा, ठीक है। अब देखो क्यू जो चार्ज है वो 2 पाई आर लेंथ पे है, तो इस पे dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा इंटू आर इंटू, सॉरी स्मॉल आर है क्या, ये स्मॉल आर लिख देता हूं मैं, स्मॉल आर इंटू टू थीटा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक स्मॉल आर से ये स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, देन फाइनली आएगा q बाई पाई इंटू थीटा। अब देखो साइन थीटा, जब थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा से ये थीटा भी कैंसिल हो जाएगा ना। तो फाइनली मेरे पास t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, t आ गया मेरे पास k क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, यही आंसर आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा k की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना बात को, एकदम आसान सवाल है, अच्छा सवाल है, जेई मेंस में भी पूछा जा सकता है ना, कोई ऐसा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं।